हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी आज बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बिहार एस्टेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि खनिज तंतु कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा ग्लास, ऑप्शन बी है एस्बेस्टॉस एंड थर्ड ऑप्शन है नायलॉन एंड लास्ट ऑप्शन है एसीटेट। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि एस्बेस्टॉस। तो जो खनिज तंतु है वो कौन सा तंतु है, वह एस्बेस्टॉस खनिज तंतु है। ठीक है। इसके तंतु अत्यंत कोमल, लंबे, उज्ज्वल एवं बारीक होते हैं। ये ताप के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं ये? ताप के कुचालक होते हैं। ठीक है। और इसके द्वारा आग बुझाने वाले पोशाक बनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि खनिज तंतु एस्बेस्टॉस से कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं? आग बुझाने वाले। कौन से? इधर लिख देती हूं मैं, आग बुझाने वाले। ठीक है। आग बुझाने वाले वस्त्र किससे बनते हैं? एस्बेस्टॉस से बनते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निर्जलित आलुओं, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारा 2 से 8%, ऑप्शन बी है 10 से 16%, ऑप्शन सी है 18 से 24% एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि 18 से 24%। तो निर्जलित आलुओं, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 18 से 24% होनी चाहिए। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वृद्धावस्था में वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए है ऑस्टोमलेशिया, ऑप्शन बी है ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑप्शन सी है हमारा कबूतर छाती रोग एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा अस्थि विकृति। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि ऑस्टोपोरोसिस। तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टोपेरिसिस नामक रोग हो जाता है। और ये जो दिया है ना ऑस्टोमलेशिया होता है एडल्ट पर्सन में। किस में होता है? एडल्ट पर्सन यानी कि प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है। और ये ऑस्टोमलेशिया ये हड्डियों का एक रोग होता है। और ऑस्टोपोरेशन में क्या होता है कि हड्डियों में पोर्स हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और जरा सा भी तनाव पड़ने पर ना क्या हो जाता है, फ्रैक्चर होने का डर रहता है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, चिकित्सीय आहार है, आपको ये बताना है इसमें से चिकित्सीय आहार कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है तरल आहार, ऑप्शन बी है मुलायम आहार, ऑप्शन सी है सादा आहार एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि सादा आहार। तो चिकित्सीय आहार कौन सा है हमारा? सादा आहार है। ऐसे खाद्य पदार्थों को वर्जित किया जाता है जिससे रोगी को तकलीफ हो सके। ठीक है। चिकित्सीय आहार में क्या किया जाता है? ऐसे खाद्य पदार्थों को वर्जित किया जाता है जिससे रोगी को तकलीफ हो सकती है। आज का हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मूंगफली को खराब करने वाला तत्व कौन सा है। क्या मूंगफली को खराब करने वाला तत्व इसमें से कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सलेट, ऑप्शन बी है गैल्टोजन, ऑप्शन सी है एफ्लाटॉक्सिन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा बॉटुलिज्म टॉक्सिन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि एफ्लाटॉक्सिन। तो मूंगफली को खराब करने वाला तत्व कौन सा है? एफ्लाटॉक्सिन है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अनाज पकाते समय निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए है विंटराइजेशन, ऑप्शन बी है होमोजेनाइजेशन एंड ऑप्शन सी हमारा रिट्रोग्रेडेशन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोगुलेशन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि रिट्रोग्रेडेशन। और जो ये दिया है ना होमोजेनाइजेशन होता है किसमें? दूध में। किसमें होता है? दूध में होता है। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? रिट्रोग्रेडेशन। राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा।
जब एमाइलेज और इमाइलोपेक्टिन श्रृंखला के द्वारा पदार्थ को अधिक देर तक पकाया जाता है तब उसमें रिट्रीगेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अनाज पकाते समय कौन सा परिवर्तन होता है? रिट्रीग्रेशन का परिवर्तन होता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और जो भी इससे इंपॉर्टेंट जुड़े हुए फैक्ट है ना उनको आप नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा नुकीला डार्ट है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए है फ्लैंज, ऑप्शन बी है फ्लैंज, ऑप्शन सी है फिश एंड लास्ट ऑप्शन है ड्रेस मेकर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि फिश डार्ट। तो कौन सा दोहरा नुकीला डार्ट होता है? फिश डार्ट। फिश डार्ट में आपको बता दूं, फिश डार्ट ऐसा होता है, ये दिख रहा है ना आपको, ये दोहरा नुकीला, एक यहाँ से नुकीला एक यहाँ से नुकीला, तो ये कौन सा डार्ट कहलाता है? ये फिश डार्ट। ये ऐसे होता है, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से भी नुकीला है, यहाँ से भी नुकीला है, ये तो कौन सा डार्ट है? दोहरा नुकीला फिश डार्ट के नाम से ये जाना जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सी हाथ छपाई की तकनीक नहीं है? नहीं वाले पे आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है, वरना यही हम लोग अक्सर क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए है ब्लॉक छपाई, ऑप्शन बी है स्क्रीन छपाई, थर्ड ऑप्शन है हमारा दोहरी छपाई एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा स्टेंसिल छपाई। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि दोहरी छपाई, यानी कि दोहरी छपाई को हम डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहते हैं। और इस विधि द्वारा वस्त्रों के दोनों ओर छपाई क्रिया एक ही साथ एक ही समय में संपन्न की जाती है। ऐसी छपाई वाले वस्त्र अत्यंत सुंदर लगते हैं। इस छपाई से बने वस्त्र का सीधा और उल्टा साइड नहीं होता, यानी कि इसका सीधा और उल्टा पक्ष नहीं होता, या दोनों ओर से एक जैसे यानी कि सेम लगती हैं देखने में। तो कौन सी हाथ छपाई की तकनीक नहीं है? डुप्लेक्स प्रिंटिंग यानी कि दोहरी छपाई। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि साबुन की अपेक्षा, क्या पूछा गया है? साबुन की अपेक्षा संश्लिष्ट अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं, ऑप्शन बी हमारा गर्म जल में अच्छी सफाई करते हैं एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा मृदु जल की आवश्यकता होती है एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा ठंडे जल की अच्छी सफाई करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं। तो साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि ये कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, एक अच्छा प्रबंधक, आपको ये बताना है एक अच्छा प्रबंधक कौन सा होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है निरंतर निरीक्षण करता है जो, ऑप्शन बी है उत्तरदायित्वों को दूसरों को सौंपता है एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है एंड लास्ट ऑप्शन हमारा भर्त्सना करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि निरंतर निरीक्षण करता है। तो एक अच्छा प्रबंधक वह होगा जो समय के अनुसार निरंतर यानी कि टाइम टू टाइम निरीक्षण करता रहेगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये आंसर इसका। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है बाल विवाह एक, क्या पूछा है? बाल विवाह एक व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है या कानूनी समस्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा राइट सामाजिक समस्या है, ऑप्शन बी यानी कि बाल विवाह एक कैसी समस्या है? बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। बाल विवाह से तात्पर्य कम उम्र में विवाह करने से है। किससे है? कम उम्र में विवाह करने से है। वर्तमान भारतीय कानून के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, और लड़कों के लिए विवाह की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है, निर्धारित की गई है। अगर इससे कम आयु में विवाह करते तो अवैधानिक विवाह की श्रेणी में आता है। ठीक है, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ? तो आपको ये बताना है कि दहेज विरोधी बिल किस सन में आया। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1961 एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा 1980 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 1982। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1961, ऑप्शन बी। तो दहेज विरोधी बिल कब पारित हुआ? 1961 को, और ये 1 मई को आया था। कब ये आया था?
1 मई 1961 को। कब आया था? 1 मई 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए, तो आपको ये बताना है कि प्लास्टिक की वस्तुएं किससे साफ करनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है चूने से, ऑप्शन बी है राख से, ये रख नहीं है, ये राख हो जाएगा, एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा सर्फ तथा साबुन से, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा नींबू से। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी यानी कि सर्फ तथा साबुन से। तो प्लास्टिक की वस्तुएं हमें किससे साफ करनी चाहिए? सर्फ तथा साबुन से साफ करना चाहिए। इसी तरह से हम देख लेते हैं, जैसे तांबे की वस्तु होती है, तो तांबे की वस्तुओं को किससे? चूने की सफेदी से साफ करते हैं। किसको? तांबे की वस्तुओं को हम किससे साफ करते हैं? चूने की सफेदी से साफ करते हैं। ठीक है। इसी तरह नींबू से हम कौन से वो साफ करते हैं, यानी कि कौन से बर्तन साफ करते हैं? तो पीतल की वस्तुओं को, पीतल की वस्तुओं को हम किससे साफ करते थे? नींबू या खटाई से साफ करते हैं। यानी कि पीतल के बर्तन के लिए खट्टेपन की जरूरत होती है, तो किसमें होता है? नींबू और खटाई में। ठीक है। और प्लास्टिक की वस्तु किससे साफ होती है? साबुन तथा सरफ से। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है रंग का नाम दर्शाता है, यानी कि डैश रंग का नाम दर्शाता है। तो आपको ये बताना है कि रंग का नाम कौन दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी है वर्ड, एंड थर्ड ऑप्शन है मान, एंड लास्ट ऑप्शन है गहराई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि वर्ड। यानी कि वर्ड क्या करता है? वर्ड रंग का नाम दर्शाता है। इसको हम ह्यू के नाम से भी जानते हैं। क्या? ह्यू के। कभी कभी आपको एग्जाम में ये वर्ड नहीं आएगा, बल्कि हिंदी में भी ह्यू लिखा आता है। तो ह्यू क्या दिखाता है? रंग का नाम दर्शाता है। रंग का नाम, जैसे किसी का नाम सोनिया है, किसी का नाम पूजा है, तो ये क्या कर रहा है? उनका नाम है ना। तो इसी तरह ये ह्यू जो होता है ये रंग का नाम दर्शाता है। जैसे पर्पल, ब्लू, ब्लैक, ये क्या हो गया? रंग का नाम हो गया। ठीक है। तो रंगों का हमारे संवेगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग उत्साह एवं कुछ रंग दुख उत्पन्न करते हैं। क्या? कुछ रंग तो उत्साह देते हैं हमें, और कुछ रंग क्या? दुख उत्पन्न करते हैं। क्लियर है आपको ये? और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है, यानी कि अशाब्दिक बिना शब्दों वाला संप्रेषण का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारा छूना, ऑप्शन बी है पत्र, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा पोस्टर, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा समाचार पत्र। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि छूना। तो अशाब्दिक संप्रेषण के उदाहरण में कौन सा आ जाएगा? छूना। ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता वो अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। क्या? कौन सा होता है अशाब्दिक संप्रेषण? जिसमें क्या होता है? जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। किसका? शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो ये कौन सा संप्रेषण कहलाता है? सब जैसे हम किसी को छू के बुलाते हैं ना, बात करते समय उसको टच करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा हुआ है आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन कौन सा है? आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है रेडियो, ऑप्शन बी है दूरदर्शन, ऑप्शन सी है पोस्टर, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा नाटक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि दूरदर्शन। तो शिक्षा प्रदान करने का आजकल सबसे प्रभावशाली साधन कौन सा है? दूरदर्शन। शिक्षा दृश्य एवं श्रव्य दोनों माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। कैसे? दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान समय में इस माध्यम का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। जैसे आप लोग YouTube पर किसी भी जैसे आप लोग YouTube पर क्लास देखते हो, जैसे आप मेरी क्लास देख रहे हो, तो आप कैसे देख रहे हो? YouTube के माध्यम से ही तो देख रहे हो। और जैसे किसी भी एप्लीकेशन से आप जो स्टडी करते हैं, यानी कि जो आप लोग ऐप खरीद के करते हैं, तो उससे भी आप लोग अपनी स्टडी करते हैं। कई यूट्यूब चैनल से नॉलेज गेन करते हैं। तो ये सब किसकी वजह से है? तो ये सब दृश्य श्रव्य साधन की वजह से, यानी कि इंटरनेट की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि दूरदर्शन। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए हमारा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ऑप्शन बी है ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा मालिश करवानी चाहिए, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा आराम करना चाहिए। तो हमें इसमें क्या करना है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें अपना आंसर देना है। ठीक है। क्या करना है हमें? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें अपना आंसर देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ठंडा पानी नहीं पीना।
तो प्रसव के बाद स्त्री को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, क्लियर है आपको इसका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। क्या कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा जी द्रव। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि केंद्रक। केंद्रक को किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस। किससे? न्यूक्लियस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो आपको ये बताना है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है हमारा पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी है एडिपोज ऊतक एंड लास्ट ऑप्शन है उपकला ऊतक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि संयोजी ऊतक। तो रक्त यानी कि ब्लड कैसा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है। और तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी में भी कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। और यह हल्का क्षारीय होता है। ये कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। और ब्लड का पीएच देख लेते हैं हम। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। कितना? 7.35 से लेकर 7.45 से। ऑक्सीजन युक्त रक्त लाल रंग का होता है। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक की श्रेणी में आता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण, क्या प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए है हमारा जनसंख्या के घनत्व को, ऑप्शन बी है खान पान को एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा यातायात के साधनों को एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी को। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी को। तो प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के घनत्व को भी प्रभावित करता है, खान पान को भी प्रभावित करता है और यातायात के साधनों को भी प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है विशेष शिक्षा का अर्थ है। तो आपको ये बताना है कि विशेष शिक्षा का अर्थ क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ग्रामीण परिवेश में शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी हमारा पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्रदान करना एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा वृद्धों को घर पर शिक्षा प्रदान करना एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए इसमें राइट आंसर? इसमें हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी यानी कि विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करना। विशेष शिक्षा का अर्थ होता है विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा उन बच्चों को दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विशेषताओं में थोड़े अलग होते हैं। कैसे? शारीरिक तौर से, मानसिक रूप से और सामाजिक विशेषताओं में थोड़े नॉर्मल बच्चे से यानी कि सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। उनको कौन सी एजुकेशन दी जाती है? उनको स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को आप लाइक भी करते चलिएगा साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है मूल संवेग है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से मूल संवेग कौन से हैं। ऑप्शन ए है हमारा खुशी, गुस्सा, ऑप्शन बी है शर्म या ग्लानि, ऑप्शन बी है हमारा गर्व या दुख एंड लास्ट ऑप्शन हमारा ग्लानि या ईर्ष्या। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए यानी कि खुशी और गुस्सा। तो ये क्या हो गए? ये मूल संवेग की श्रेणी में आता है। क्या आता है मूल संवेग की श्रेणी में? खुशी और गुस्सा। जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहे हो आप उसको नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, क्योंकि आपको पता है जैसे बिहार एस्टेट का एग्जाम भी आने वाला है और इसके बाद वैकेंसी भी आने वाली है बिहार में। तो आपके अभी से नोट्स रेडी होते जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये। ठीक है, फिर बाद में आपको बस रिवीजन करना रह जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है दूसरे के अनुसार, किसके? दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। ऑप्शन ए हमारा सामाजिक विकास से, ऑप्शन बी है गत्यात्मक विकास से, ऑप्शन सी है भावनात्मक विकास से एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा बौद्धिक विकास से। तो
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि सामाजिक विकास से। तो दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार के ढालने की क्षमता क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक विकास की श्रेणी में आता है। तो ये क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है परिवार की सफलता की कुंजी क्या है? क्या पूछा है? परिवार की सफलता की कुंजी क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए हमारा सफल दाम्पत्य समायोजन, ऑप्शन बी हमारा आर्थिक विकास, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा परिवार की वृद्धि, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि सफल दाम्पत्य समायोजन। ये परिवार की सफलता की कुंजी होती है। क्या होता है परिवार की सफलता की कुंजी? सफल दाम्पत्य समायोजन। वैवाहिक समायोजन दाम्पत्य जीवन की सफलता, पारिवारिक स्थायित्व तथा परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों के उचित पालन पोषण एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो परिवार की सफलता की कुंजी कौन है? सफल दाम्पत्य समायोजन। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है? तो आपको ये बताना है कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए हमारा रेखांकित चेक, ऑप्शन बी है आदेश चेक, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा विकृत चेक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा वाहक चेक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि रेखांकित चेक। तो रेखांकित चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है। यदि खातेदार को किसी भी व्यक्ति को रुपया देना हो और वह चाहता है कि वह रुपया उसे नकद देकर उसके खाते में जमा हो, तो चेक के बाईं ओर ऊपरी कोने में क्या दो समांतर रेखाएं खींची जाती है। कैसे? दो समांतर रेखाएं यानी कि ऐसे करके रेखाएं खींच जाती है। कैसे? ऐसे करके रेखाएं। और ये रेखाएं किस साइड होती हैं? बाई साइड। किस साइड? बाईं ओर की तरफ। चेक में बाईं ओर की तरफ ये आपको रेखाएं मिल जाती है। अगर रेखांकित चेक है तो आप समझ जाइएगा बाईं ओर की रेखा, बाईं ओर की तरफ रेखा है ऐसे करके समांतर रेखा, तो ये कौन सा चेक है? ये आपका रेखांकित चेक कहलाएगा। सबसे सिंपल पहचान है इसकी, रेखा बनी होगी दो समांतर तो कौन सा चेक होगा? हमारा रेखांकित चेक हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो आपको ये बताना है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है लक्ष्य एवं मूल्य, ऑप्शन बी है रहन सहन का स्तर, ऑप्शन सी हमारा आवास स्थिति, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा परिवार के सदस्य। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि लक्ष्य एवं मूल्य। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कौन करते हैं? लक्ष्य एवं मूल्य यानी कि वैल्यू एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या? गोल्स एंड वैल्यू। तो ये क्या करते हैं? निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है पढ़ाती चली जा रहे हो आपको बिल्कुल समझ में ना आ रहे हो। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कपड़े सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है रेशमी, ऑप्शन बी है सूती, एंड थर्ड ऑप्शन है मलमल, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कृत्रिम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि सूती। तो कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए यानी कि अगर जब हम सिलाई सीखते हैं तो जब हम सिलाई सीखना स्टार्ट करते हैं तो सिलाई हमें सबसे पहले सूती कपड़े पर सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कपड़ा खिसकता नहीं है बिल्कुल भी। सिलाई करते समय बाकी कपड़े तो खिसकेंगे लेकिन जो कॉटन का फैब्रिक होता है यानी कि जो सूती कपड़ा होता है वो कपड़ा खिसकता नहीं, इससे हम सिलाई अपनी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कपड़े के काटने के पूर्व इसे बनाना आवश्यक है। आपको ये बताना है कि कपड़े को काटने से पूर्व हमें क्या बनाना आवश्यक हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ड्राफ्टिंग, ऑप्शन बी है ब्लॉक बनाना, एंड थर्ड ऑप्शन है टेप, एंड लास्ट ऑप्शन है स्केल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि ड्राफ्टिंग। तो कपड़े को काटने से पहले ड्राफ्टिंग बनाना आवश्यक हो जाता है। जो ड्राफ्टिंग होती है ना वो पहले नाप ली जाती है, तो नाप लेने के बाद ड्राफ्टिंग बनाई जाती है। ड्राफ्टिंग बनाई जाती है ब्राउन पेपर पर। किस पर बनाई जाती है ड्राफ्टिंग? हमेशा एक ब्राउन शीट या ब्राउन पेपर पे बनाई जाती है। किस पे? ब्राउन पेपर या ब्राउन शीट पर। ब्राउन पेपर पे क्या बनाई जाती है? ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग बनाने के बाद इसी ड्राफ्टिंग को डायरेक्ट कपड़े के ऊपर रख दिया जाता है।
फिर कपड़े को ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही कट कर लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद फिर सिलाई की जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि करघे की रीढ़ का क्या कार्य है। तो आपको ये बताना है कि करघे में रीढ़ का क्या कार्य होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए है लपेटना व छोड़ना, ऑप्शन बी है ठोकना, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा छाया बनाना, एंड लास्ट ऑप्शन है भराई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि ठोकना। तो करघे में रीढ़ का क्या कार्य है, ठोकने का कार्य है। रीढ़ कंघी के समान धातु की बनी एक रचना होती है। क्या, रीढ़ कंघी के समान धातु की बनी एक रचना होती है। ये करघे में हार्नेस के सामने, किसके, हार्नेस के सामने की ओर लगी होती है। यह करघे का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। तो करघे का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, रीढ़ होता है। क्या होता है, रीढ़ होता है। ठीक है, क्लियर है आपको। और यह करघे का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। शटल के द्वारा जब एक पंक्ति बुनकर, यानी कि एक पंक्ति को क्या बोलते हैं, एक पिक बोला जाता है। तो जब शटल के द्वारा एक पंक्ति यानी कि एक पिक बुनकर तैयार हो जाती है, तब रीढ़ आगे की तरफ गति करके बुने हुए कपड़े को ठोक देता है। क्या कर देता है, बुने हुए कपड़े को ठोक देता है, यानी कि आगे बढ़ा देता है, जिससे बाने के धागे अच्छी तरह से ताने के धागे के पास आकर बैठ जाते हैं। यानी कि हमारी वीविंग होती है ना, मतलब बुनाई होती है, तो बुनाई हमारी ऐसे करके होती है ना, तो ये धागे एकदम पास पास होते हैं, सटे हुए होते हैं। तो ये किसकी प्रक्रिया द्वारा होते हैं, एकदम सटे हुए, किसके द्वारा होते हैं, रीढ़ के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो रीढ़ का ही कार्य होता है इनको आपस में पास पास इनको लाना, जिससे क्या हो सके, जिससे बुनाई हो सके। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने देखो, जैसे हम लोग चारपाई बुनते हैं, तो चारपाई तो देखी होगी सबने। तो चारपाई बुनते हैं तो उसमें भी जो उसके वो होते हैं ना, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी पास पास होते हैं, एकदम उसको पास पास करते हैं, दूर दूर नहीं होते हैं। तो वो भी वो इसी तरह हम करघे करघे में कपड़ों में देखो तो क्या हो जाता है, रीढ़ का यही कार्य होता है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे, अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले, किसके, अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन सा रेशम का निर्माण होता है, किससे कौन सा रेशम का निर्माण होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ऑप्शन ए है हमारा मूंगा रेशम, ऑप्शन बी है हमारा मोती रेशम, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा टसर रेशम, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा एरी रेशम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि एरी रेशम। तो अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन सा रेशम का निर्माण होता है, एरी रेशम का। कौन सा रेशम का, एरी, यानी कि अरंडी से कौन सा रेशम प्राप्त होता है, एरी रेशम से। और रेशम की उत्पत्ति का देश कौन सा माना जाता है, चीन। क्या माना जाता है, चीन। तो चीन में ही रेशम की उत्पत्ति हुई थी। रेशम का पता कहाँ लगाया गया था, चीन में। तो अरंडी के पेड़ों से कौन से कीड़े से कौन सा रेशम निकलता है, एरी रेशम निकलता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम अगस्त तक हो जाएगा। अगस्त तक चांस है कि एस्टेट हो जाए, अगस्त से पहले ही, अभी जून में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एस्टेट का। और उसके बाद अगस्त तक आपका बीपीएससी पीजीटी का जो मेन पेपर होता है ना, जो वैकेंसी आएगी, वो वाला एग्जाम भी हो जाएगा आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।